शरीफ थे ही नहीं। 1993 के बम धमाके आपको याद है? मुंबई ही नहीं पूरा देश ढह गया था। उसके बाद करगिल, ऐसा युद्ध जिसमें पाकिस्तानियों को मुंह की खानी पड़ी थी। जी हां, ये दोनों की याद करें तो हमारे दिल दहल जाते हैं। इसकी दोनों की जानकारी नवाज शरीफ को थी, तो फिर नवाज शरीफ ने इसे छिपाया क्यों? नवाज शरीफ ने इसको रोका क्यों नहीं? यही बड़ा सवाल है जो पाकिस्तान से हम आज पूछेंगे। और पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिन टीवी के मोहम्मद अजीम साहब, जो कि एंकर है। मोहम्मद अजीम साहब, मैं आप पर सवाल दागू उससे पहले मैं परिचय करा देता हूं। हमारे साथ अमित रैना जी है, मेंबर रूट्स इन कश्मीर के। राजीव डोगरा साहब है, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में बड़ा खुलासा किया है। साथ ही साथ RSN सिंह साहब है, जो स्ट्रैटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। आप मिलते रहते हैं हमारे पैनल पे। इनसे मेरा पहला और सीधा सवाल है, आप अपने गेस्ट के साथ तारुफ कराएं। उसके साथ ही, क्या नवाज शरीफ, हमारा दावा है कि नवाज शरीफ को 1993 ब्लास्ट, जो आपका सबसे बड़ा दोस्त है ISI का दाऊद इब्राहिम, उसने करवाया था। आपको पता है कितने लोग मारे गए थे उसमें? और उसके बाद करगिल की जंग, दोनों की जानकारी नवाज शरीफ को थी। अच्छा दीपक चौरसिया, इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को आप एक तरफ रखिए, हम बात करेंगे BBC की उस डॉक्यूमेंटरी पर। हम उस पर भी बात करेंगे। वाज़ेह हो चुका है कि आप एक पाकिस्तान, हम उस पर भी बात करेंगे। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कितनी सियासी जमातें हैं, कितनी मजहबी जमातें हैं, हम उस पर भी बात करेंगे मोहम्मद अजीम साहब। पाकिस्तान को आप माजी में भी डिस्टेबलाइज करते रहे, आज भी कर रहे हैं। ऐसा हम आपको करने नहीं देंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनका मैं तारुफ आपसे करवा दूं, फिर हम इस पर आपसे बात करेंगे। एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद फारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एडमिरल जावेद इकबाल साहब से हम बात करते हैं। एडमिरल साहब, ये जो भारत का रवैया है कि माजी में जिस तरह मुक्ति बाहिनी के जरिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया, पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम किया, आज भी भारत की रविश यही है। अगर भारत की रविश अब यही रहती है तो पाकिस्तान को क्या करारा जवाब देना होगा भारत को? देखिए, भारत की सृष्टि में है ये। आप हम तो इनके साथ सैकड़ों साल रहे हैं। इनकी सृष्टि में है कि ये बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ये इनकी जो है DNA में है। आप ये देखिए कि ये जब पाकिस्तान करता है कि इंडिया करता है, कि जो नेहरू रिपोर्ट में जब सैबोटेज किया गया, वहां से शुरू करें। और उसके बाद आप मुक्ति बाहिनी का आप देखिए कि 71 की वॉर का इन्होंने किस तरह मुक्ति बाहिनी क्रिएट की, सपोर्ट किया। असल में इनका मकसद ये है कि इनके इर्द गिर्द जितने मुल्क हैं वो सब सर्वियंट सैटेलाइट के तौर पे रहें। ये खुदा न खासा पाकिस्तान को तोड़ना, अगर टूट गया पाकिस्तान तो खुदा न खासा फिर तो हिंदुस्तान जो है ना उसकी 36 टुकड़े होंगे। इसलिए पाकिस्तान को एक बात मैं बता दूं, अपना पाकिस्तान तो आप बचा के नहीं रख पाए मोहम्मद अजीम साहब। आप बचा पाए क्या पाकिस्तान को? बांग्लादेश कहां से बना, मुझे ये बता दीजिए। हम आज के बांग्लादेश के पाकिस्तानियों पर अत्याचार को किसने बचा किया? रहे हैं और बचा चुके हैं। हम पाकिस्तान बांग्लादेश कैसे बना, मुझे ये बता दीजिए। मैं बताता हूं आपको। देखिए, मैं बताता हूं, हमने पाकिस्तान को क्या बचाना है। आप डरें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पढ़ के बताऊं क्या आपको? आप मुझे बताइए। RSN सिंह साहब बता दीजिए इनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर के बारे में क्या था। बांग्लादेश वार के बाद क्या हुआ था, क्यों हुई थी बांग्लादेश वार, इनको ये भी बता दीजिए, जो हिंदुस्तान के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान आप हमारे यहाँ 1 करोड़ से ऊपर दीपक चौरसिया, आपके दहशतगर्दी से, फौज के दहशतगर्दी से अगर 1 करोड़ से ऊपर यहाँ पे रिफ्यूजीज आएंगे और यहाँ पर हमको उनको इकोनॉमिकली हमको वो ब्लीड करेंगे, तो आप बताइए कि कोई दूसरा मुल्क क्या करेगा? सवाल ये है जी दीपक, नहीं आप बोल रहे हैं ना मोहम्मद अजीम साहब, मुझे जवाब दे दीजिए। अजीम साहब, सिंह साहब जवाब दे रहे हैं। अजीम साहब एक मिनट अजीम साहब आपने अभी बोला, सुनिए साहब, कितना बड़ा मुल्क है आपका, आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के टुकड़े कर देंगे। नहीं, हम बताते हैं कि किसने टुकड़े किए थे। सुनिए, बांग्लादेश कैसे बना था, सुनिए सर, बता रहे हैं आपको। सुनिए सर, आप आज भी हकीकत ये है, आज हकीकत ये है कि आपने कहा कि हम मुसलमानों के लिए एक नया देश बनाएंगे। आपने कहा कि हम मुसलमानों के लिए देश बनाएंगे, हम आपके साथ नहीं रह सकते। लेकिन आज हकीकत ये है कि इंडिया और बांग्लादेश की कंबाइंड मुस्लिम पॉपुलेशन आपके मुस्लिम पॉपुलेशन से डबल है।
तो आपका जो वो नेशन स्टेट का जो थ्योरी जिस पर आपका जो पूरा आर्किटेक्चर वो था, वो तो अपने आप ही ध्वस्त हो रहा है। किसी को तोड़ने की क्या जरूरत है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि देखिए, आप जो नैरेटिव है ना आपका बहुत दूर निकल चुका है। अभी कभी बीच में मुझे ये थोड़ा ये एक रे ऑफ होप होता था कि शायद कोई स्टेट्समैन आ जाए, कोई बहुत बड़ा लीडर आ जाए जो कि ये नैरेटिव चेंज कर सके। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये नैरेटिव क्या है। 2009 में आपके यहां एक सर्वे हुई, 49% लोग बोलते हैं पंजाब में कि शरीयत होना चाहिए, 20% सिंध में बोलते हैं, 17% लोग आपके बलूचिस्तान में बोलते हैं। ये मैं आपको फिगर्स बता रहा हूं, और आपके फाटा रीजन में क्या हो रहा है वो सबको मालूम है। आपके यहां जो 10,000 आप हमारे अंदरूनी मामलात को छोड़ नहीं अंदरूनी मामलात नहीं है, ये अंदरूनी मामलात नहीं है। और मैं आपके अंदरूनी मामलात नहीं है, ये अंदरूनी मामलात नहीं है। ये जिहाद की जो फैक्ट्री लगा रखी है ना, ये जिहाद की जो फैक्ट्री लगा रखी है, इसका असर हम पे पड़ रहा है। और आप इस पर बात करें। ये आपने अमेरिकन के सामने गुलामी कर दी, जैसे हमने अफगानिस्तान में लड़ाई करने के लिए, और उसके बाद जो जिहादी मशीन आपने तैयार की है उसका असर हम पर भी पड़ रहा है। और आपने आज मैं बता दूं, मैं खुलासा कर रहा हूं, मैं खुलासा कर रहा हूं कि 26/11 आपने इसलिए करवाया क्योंकि आप बहुत अमेरिकन प्रेशर में थे उस समय कि वो फाटा में एक्शन ले। तब आपने अमेरिकन को बोला कि हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि इंडिया इसका एडवांटेज ले सकता है। और आप सब इंडिया को प्रोवोक करने के लिए आपने 26/11 करवाया, और उसमें आपने प्लान बी भी रेडी रखा हुआ था कि अगर इंडिया प्रोवोक नहीं होता है तो इसको हिंदू टेरर का जामा पहना देंगे। ये आज बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं, लेकिन ये बीच में मैं आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मेरा ख्याल है जो हिंदुस्तानी है हमें डायलॉग करना है। अगर शोर मचाना है तो आप शोर मचाते रहिए, हम खामोश रहते हैं। आप शोर मचा लें, नहीं आप शोर मचा लें, मोहम्मद अजीम आप शोर मचाएं। मैं सवाल पूछता हूं सीता, मैं सवाल पूछता हूं सीता, आप जवाब देते हैं गीता। आर यू इन अ मूड टू हैव सम डायलॉग? कैसे चलेगा? अब सुन के बाद आप सीता और गीता के दरमियान न रहिए। आप हमें सीधा सीधा ये बताइए कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये जो आपकी कोशिशें जारी रही हैं माजी में, अब भी जारी रहेंगी, और पाकिस्तान को इसी अंदाज में आपको डील करना चाहिए। अपने पैनलिस्ट से इस सवाल का जवाब दीजिए। मुझे एक बात बताइए, एमक्यूएम क्या है? वो जमात जिसको बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक आप सपोर्ट करते हैं और वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए कोशिश कर रही है, क्या ऐसा हुआ है भारत की तरफ से? मुझे एक सवाल का और जवाब दीजिए। मुझे यह बताइए कि ये आपके पार्टी वाइज रिजल्ट्स हैं, पार्टी पोजीशन है नेशनल असेंबली के अंदर। देखिए, आप ऐसा हुआ है भारत की तरफ से? मुझे एक सवाल का और जवाब दीजिए। मुझे यह बताइए कि ये आपके पार्टी वाइज रिजल्ट्स हैं, पार्टी पोजीशन है नेशनल असेंबली के अंदर। देखिए, आप हमारे सवाल का जवाब तो दे दें, फिर आपके सवाल का हम जवाब देंगे। मैं सवाल का जवाब ही दे रहा हूं। मैंने सवाल किया, आप जवाब दें, फिर हम आगे चलेंगे। मैं सवाल का जवाब ही दे रहा हूं। अजीम साहब थोड़ा पेशेंस रखिए, ये आपके नेशनल असेंबली के फिगर हैं। जी दीजिए जवाब। ये लास्ट इलेक्शन हुए हैं, 24 एनपीए के मेंबर यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमक्यूएम के हैं। नंबर 4 की पॉलिटिकल पार्टी है। सर मैं है कि नहीं है? इसमें एक और मैं एक मिनट सिंह साहब, है कि नहीं है नंबर 4 की पॉलिटिकल पार्टी? दीपक चौरसिया, सवाल ये नहीं है कि एमक्यूएम की स्टैंडिंग पाकिस्तान में क्या है, हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं क्या एक पॉलिटिकल पार्टी है एमक्यूएम की नहीं है? एक मिनट मेरे सवाल का जवाब दीजिए मोहम्मद अजीम साहब। एमक्यूएम एक पॉलिटिकल पार्टी है या नहीं? बताएं, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के कंटेंट को
आप रिजेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इंडिया ने तो रिजेक्ट कर दिया उसको। इंडिया ने कह दिया कि ये बकवास है। पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग आज की तारीख में एमक्यूएम का मेंबर नहीं है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा अगर पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया तो फिर एडमिरल साहब के मुताबिक भारत के 36 टुकड़े होंगे। इसलिए अभी सीधा सीधा ये जवाब दें कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को आप कैसे देखते हैं? आतंकवादी भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? आप इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? जवाब दे दीजिए। अमित के हमने सवाल का अभी तक जवाब कोशिश नहीं की है। जिस दिन हम कोशिश करेंगे तो भारत सफाई हस्ती से मिट जाएगा। अभी हमने कोशिश नहीं की है। आपने जो कोशिशें की है, जो भोंडी कोशिशें की है, 1965 में क्या हुआ देख लिया। लेकिन एडमिरल साहब अगर यही कोशिश पाकिस्तान करे तो भारत का होगा क्या? टेरिटरी है। और आप याद रखें अभी तो दो आप कह रहे हैं ना कि मिला के मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, तो याद रखें बांग्लादेश और एक आपकी पॉपुलेशन, अभी तो 5 पाकिस्तान हिंदुस्तान में और बनेंगे पॉपुलेशन के हिसाब से। एडमिरल साहब शर्म करो। अगर पाकिस्तान ने कोशिश की ये एडमिरल साहब को मुझे हिस्ट्री मालूम है। ये हिंदू राजपूत थे। भाई आप बात एडमिरल साहब आपकी हिस्ट्री मुझे मालूम है। आप जलंधर के हिंदू राजपूत थे जो कि आपके पूर्वजों ने पता नहीं किस लालच और किस डर में कन्वर्ट किया और आज आप हमारे 36 टुकड़े। आपकी माँ है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान आपकी माँ है एडमिरल। अरे भैया हिंदू राजपूत थे, शर्म करो। सर कारगिल भी तो आपने क्या कर लिया? द्वारका पे सोमनाथ पे 17 हमले भी नहीं किए। अरे वो तुम्हारे खून में वो नहीं है 17 हमलों करने वाला। तुम्हारा खून हिंदू का है। किस बात की बात कर रहे हो? शर्म करो। अपनी माँ की 36 टुकड़े करने की बात कर रहे हो? तो जिस दिन हिंदू ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद पढ़ लिया था उस दिन मैंने तारीख ये एडमिरल है। ये स्टैंडर्ड है एडमिरल्स का पाकिस्तान में। समझ आई। ये उसी वक्त से तो डरे। शर्म करो। अपना डीएनए चेक करवाओ जाके। हो गया था उस दिन 2 नेशन थ्योरी बन गई थी। तुमने कन्वर्ट किया उसी दिन हुई थी। तो भी आपकी नस में घुसे। तुम्हारे बाप दादा ने जब कन्वर्ट किया था उस दिन 2 नेशन थ्योरी बनी थी। मोहम्मद अजीम, मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपको देखिए मेरे भाई मैंने कहा डरो उस दिन से। मैंने कहा डरो उस दिन से जब ड्यूरेंट लाइन जो है जीटी रोड पे आ गई तो आपका बनेगा क्या? जी दीपक चौरसिया, यकीनी तौर पर हिंदू मजहब में कोई खामी होगी जिसकी वजह से एडमिरल जावेद इकबाल साहब के आबा अजदाद ने मुसलमान मजहब को इख्तियार किया। अगर बात और बहस मजहब की करनी है तो फिर हम मुख्तलिफ पैराए में चले जाएंगे। अभी बात करते हैं हम सिर्फ अपनी और आपकी टेरिटरी की। आपने हमारे मोहम्मद अजीम साहब एक मिनट, तो फिर पाकिस्तान अगर यही कोशिश करता है तो क्या आप समझते हैं कि हम अमन के साथ इस खित्ते में रह पाएंगे? हम अमन के साथ इस खित्ते में रह पाएंगे? मैं भी बहुत बातें बोल सकता हूँ, लेकिन मोहम्मद अजीम साहब आपके पैनलिस्ट लिमिट एक्सीड कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं बोला हम पाकिस्तान के 10 टुकड़े कर देंगे, लेकिन यहां पर धमकी दी जा रही है कि हम भारत के 36 टुकड़े कर देंगे। किसी भी टीवी डिबेट में, किसी भी पैनल डिस्कशन में आपकी तरफ से मुझे ये बात कबूल नहीं है। उनको ये शब्द वापस लेने पड़ेंगे। मसला उठाया तो उस पर बात हो जाए जरा। नहीं, दीपक चौरसिया जो एडमिरल साहब ने बात कही है वो फिर से आपके सामने दोहराता हूं। एडमिरल साहब भी कह सकते हैं मुझे मंजूर नहीं है उन्होंने कुछ भी कहा। दिन से ये कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद अजीम साहब ने ये प्रोग्राम रोक दूंगा। मुझे पाकिस्तान के लोगों से भारत की सॉवरेनिटी पे भारत सफाई हस्ती से मिट मैं ये प्रोग्राम रोक हमने दूंगा। अभी तक कोशिश नहीं की है। मैं ये प्रोग्राम रोक दूंगा। जिस तरह की कोशिश मैं ये प्रोग्राम रोक दूंगा। इससे इस खित्ते में अमन नहीं आएगा। इस खित्ते का अमन तबाह किया जा रहा है भारत की तरफ से। देखिए एक इशू आप रोक दे प्रोग्राम, ये आपकी मर्जी है जिस तरह से आप करना चाहें, लेकिन आप हमें ये बता दें कि जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है उसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? जो एक बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे ने आपके मुल्क पर इल्जाम लगाया है उसे आप रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? आप रोके प्रोग्राम, लेकिन इस बात का जवाब देना होगा आपको। नहीं, इस बात का जवाब देना होगा आपको जो आपके अजीज ग्लोबल कहते हैं कि हम पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करेंगे। वन मोर मुंबई एंड देयर इज नो बलोचिस्तान। ये धमकी आप पाकिस्तान को दे रहे हैं। आपने कहा है, आपके प्राइम मिनिस्टर ने माना है कि ईस्ट पाकिस्तान को उन्होंने मुक्ति बहानी बनवाई। वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। आप चाहें उस पर डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री पे आपको यकीन नहीं है?
वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पे दस्तखत किए थे। भाई अपने प्रधानमंत्री को नहीं मानते आप? अरे आप, वो हिस्टोरिकल फैक्ट है, आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पे दस्तखत किए थे। आप नहीं मानते प्रधानमंत्री को? नहीं तो हमने तो बांग्लादेश के टुकड़े चलिए कर लिए चलिए दीपक थे, चौरसिया, अगर आप चाहते हैं तो हम टुकड़े उसी हो पर गए। बात कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो फिर मैं आपके पैनलिस्ट से सवाल करना चाहूंगा। मेरा सवाल बड़ा सीधा और सादा है, पहले सवाल सुन लें, फिर आप चाहें तो इस पर रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा। क्या भारत ने पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश पहले की इस 1971 इशू को से सेटल पहले? करिए आप, मोहम्मद अजीम साहब, पहले इस इशू को सेटल करिए। अभी आपने कहा कि हम इस इशू पर बात करते हैं, तो नहीं, करते पहले हैं। आपको देखिए, हिंदुस्तान के कई मिलियन व्यूअर्स इसको देख रहे हैं और उनके सेंटिमेंट्स को नुकसान पहुंचा है। हम पाकिस्तान के लिए कभी ऐसी बात नहीं करते कि हम पाकिस्तान को बांट देंगे। कम ओवर दैट। आपको भी हमारे सेंटिमेंट को कदर करना होगा। आपके वजीर आजम ने कहा, डुबो दिया आपने, अपने मुंह से कहा कि दो कौमी नजरिया बहरा बंगाल में डुबो दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा, वो खुदा के लिए अपनी तारीख तो पढ़ें, अपनी तारीख तो पढ़ें। आप तैयारी करके आया कीजिए, आप अपनी तारीख पढ़ें। प्रधानमंत्री तारीख तो आपकी है जी, जिसमें बांग्लादेश बन गया। तारीख हमारी कहाँ है? वो तो आपकी तारीख है। अभी आपके प्राइम मिनिस्टर दैट इज अ ब्लॉट इन योर हिस्ट्री। हमारी हिस्ट्री में नहीं है ब्लॉट जी, वो आपकी हिस्ट्री में। इट्स अ ब्लॉट ऑन योर हिस्ट्री। हमारी हिम्मत है तारीख आपकी कहाँ है? हिंदुस्तान के 36 टुकड़े कर दें? तारीख तो आपकी है। वो हिम्मत है आपकी? नहीं हमारी हिस्ट्री में कुछ। भाई हम तो चले बांग्लादेश आजाद हो गया, हम खुश हैं। अभी आपके और कई बांग्लादेश आजाद हो गए हिंदुस्तान में। सर आप तो ख्वाब ही देखते रहिए। आप ख्वाब देखने के कोई पैसे नहीं लगते, आप ख्वाब देख सकते हैं। तारीफ नहीं थे क्योंकि उन्हें 1993 ब्लास्ट और करगिल दोनों के बारे में जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इसको रोकने के लिए कुछ नहीं कहा। पाकिस्तान हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उन्होंने एक अनएक्सेप्टेबल कमेंट दिया और कमेंट ये था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो भारत के 36 टुकड़े कर देंगे। हमें यह कमेंट कहीं मंजूर नहीं है क्योंकि हम एक ऑनरेबल डिस्कशन कर रहे हैं, दोनों के बीच अच्छे माहौल में चर्चा कर रहे हैं। पाकिस्तान ये बात करना चाहता था कि जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई है और एमक्यूएम के एक पुराने वर्कर ने जो आरोप लगाए हैं उस पर हमारा क्या कहना है, उस पर भी हम सफाई देने को राजी हैं। लेकिन मोहम्मद अजीम साहब, या तो आपको खेद प्रकट करना होगा या ये कहना होगा कि हमारी ये इंटेंशन नहीं थी। उसके बिना मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ा सकता। मेरे देश के 127 करोड़ लोगों के सेंटिमेंट्स का सवाल है। मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ा सकता। मैं जवाब देता हूं। 127 करोड़ लोगों के सेंटिमेंट्स का सवाल है। जी दीपक चौरसिया, पहली बात तो यह है कि 25 टुकड़ों की बात नहीं हुई थी, बात 36 टुकड़ों की हुई थी। लेकिन जो बात हुई वो गालिबन आपने सुनी या समझी नहीं। बात यह थी कि अगर भारत ने जिस तरह की रविश माजी में रही है वही अपनाए रखी, तो फिर एडमिरल साहब ने उसके जवाब में यह कहा था कि पाकिस्तान ने अगर कोशिश की तो फिर भारत का भी उतना ही नुकसान होगा। तो क्या एज ए सेन ब्रेन आप नहीं समझते कि आप पाकिस्तान में आग लगाएंगे तो भारत ने जिस तरह की रविश माजी में रही है वही अपनाए रखी? तो फिर एडमिरल साहब ने उसके जवाब में यह कहा था कि पाकिस्तान ने अगर कोशिश की तो फिर भारत का भी उतना ही नुकसान होगा। तो क्या एज ए सेन ब्रेन आप नहीं समझते कि आप पाकिस्तान में आग लगाएंगे तो भारत उस आग से महफूज रहेगा? ये टुकड़ों वाला कमेंट मुझे मंजूर नहीं है। ये टुकड़े वाला कमेंट मुझे मंजूर नहीं। नहीं, अगर टुकड़े आपने कहा ना कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। देखिए बात सुनिए, हम पाकिस्तान को एज ए मोहम्मद अजीम साहब, मैं इस पर बहस नहीं चाहता। हम तस्लीम करते हैं। फुल हम स्टॉप, भारत को एज फुल स्टॉप। मैं इस पर बहस नहीं चाहता। अगर आप चर्चा को जारी चलिए, हम इस पर बहस नहीं करते। हम चलिए दीपक चौरसिया, उस पर जिसपे बहस चाहते हैं उस पर भी करें। चलिए दीपक चौरसिया, इस पर हम फुल स्टॉप लगाते हैं। आप आगे बढ़िए, बताइए या तो आप बीबीसी की खेद डॉक्यूमेंट्री जताएं या पर आप माफी कौन सी मांगे, सफाई या देने तो आप वाले हैं? खेद जताएं या अपने शब्द वापस लें। नहीं, हम क्यों मुआफी मांगेंगे? मुआफी तो दीपक चौरसिया भारत को मांगनी है। भारत को माफी मांगनी है मुफ्ती बाहनी को भेजने के लिए, पाकिस्तान को तकसीम करने के लिए और अब अपनी एजेंसी रॉ के जरिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए मुआफी आपको मांगनी है। पाकिस्तान ने तो अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, आप मुआफी मांगे। सर आपके कर्मों की माफी हम थोड़ी ना मांगेंगे। आपने मुफ्ती बाहनी कैसे बनी सबको पता है। मुजाहिबुर रहमान को पीएम किसने नहीं बनाया सबको पता कर्म तो है। आपके हैं हुजूर। 30 लाख लोग बांग्लादेश में किसने कर्म तो मारे आपके हैं, सबको पता है। बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे आपके कर्म बता रहे हैं हमें। कितने औरतों के अभी साथ तो बीबीसी जैसे बलात्कार हुआ ये सबको पता है। आपके कर्मों की माफी हम आपके क्यों कर्म हमें मांगे? बता रहे हैं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया के सामने आपका सर अभी तक शर्म से झुका नहीं।
कि आप अपने हमसाया ममालिक के साथ क्या करते रहे और क्या कर रहे हैं। अभी अफगानिस्तान पार्लियामेंट पे अटैक हुआ है। अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा है कि ये आईएसआई ने करवाया है, और जबकि इन्होंने वहां की जो एनडीएस है, जो वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी और आईएसआई में इनका वो साइन हुआ है, पैक्ट साइन हुआ है इनके बीच में। इसके बावजूद अफगान इंटेलिजेंस आप जिस गुफ्तगू पर हम हैं उसी पर रहिए। ये अफगानिस्तान का पाकिस्तान नहीं, आप जो तमाम एजेंसियों की जो बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, कह रहा है ये आप पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए फंडिंग कर रहा है, उसको आप रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? मोहम्मद अजीम साहब, आपको इस पर रिस्पॉन्ड मोहम्मद अजीम साहब, आपका ये डिसीजन है। मोहम्मद अजीम साहब, आपका ये डिसीजन है, आपका ये डिसीजन है कि आप 36 टुकड़ों वाले कमेंट को वापस नहीं लेंगे। दीपक चौरसिया, आपका डिसीजन क्या है? आप अगर ये वापस नहीं लेंगे तो मैं इस शो को यहीं बंद कर रहा हूं। भारत पर लगे हैं उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे या नहीं? हम तो रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप 36 टुकड़ों वाले कमेंट को वापस नहीं लेंगे तो आप अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से इस शो को जहां मर्जी बंद कीजिए। ठीक है मोहम्मद अजीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरहद आर पार में हम दिन न्यूज पाकिस्तान से नहीं बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की है जो भारत की जनता को कतई मंजूर नहीं हो सकती। हम बहस को आगे बढ़ाएंगे। राजीव डोगरा जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। डोगरा जी, ये बताइए कि आपने पुस्तक के अंदर लिखा है कि नवाज शरीफ को सब कुछ पता था। क्या सोर्सेस है जो ये बता रहे हैं कि 1993 ब्लास्ट के बारे में उनको जानकारी थी? आप मेरी पुस्तक की बात छोड़िए, हम पाकिस्तानी पुस्तकों की बात करते हैं। पाकिस्तान के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन का नाम था मुनीर अहमद खान। उन्होंने किताब लिखी थी विल पाकिस्तान वेकअप, और उस किताब में जिक्र है कि वो गुलाम इसाक खान जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बुलाया नवाज शरीफ साहब को, और मुनीर अहमद खान उस कमरे में मौजूद थे। तो गुलाम इसाक खान ने कहा कि जो आपने बॉम्बे में करवाया है आईएसआई के जरिए, गुलाम इसाक खान ने नवाज शरीफ को कहा वो बहुत गलत करवाया, उसके अंजाम बहुत बुरे हो सकते हैं। और सिर्फ ये नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आप मेमन ब्रदर्स को जो स्टेट गेस्ट बना के यहां ले आए हैं, वो भी बड़ी भारी गलती की है। सो मेरी पुस्तक को आप छोड़िए, पाकिस्तानियों ने जो कहा है वो साफ साफ बता रहा है कि नवाज शरीफ साहब की नॉलेज के साथ बंबई के ब्लास्ट हुए थे। ना सिर्फ 93, उसके बाद जो कारगिल में भी जो हुआ, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमको पता नहीं था, हम जानते नहीं थे, ये सारे मुशर्रफ ने करवाया। पर फैक्ट ये है कि 17 मई 1993 को नवाज शरीफ साहब आईएसआई हेडक्वार्टर्स में गए, जहां उनको पूरी ब्रीफिंग दी गई। और ना सिर्फ ये, मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि 6 बार नवाज शरीफ साहब को कारगिल ऑपरेशन के बारे में बताया गया। तीसरी बात ये, जहां तक सच्चाई और झूठ का आता है, फिर मैं कहता हूं मेरी पुस्तक ना पढ़िए, मेरी पुस्तक पर ना जाइए, पर जो पाकिस्तानी कह रहे हैं उनको तो मानिए। जनरल कयानी जो अभी हाल में रिटायर हुए हैं, उन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर को बताया कि नवाज शरीफ को, आई डोंट ट्रस्ट नवाज शरीफ, ही इज अ लायर। और अमेरिकन एम्बेसडर ने वॉशिंगटन में अपनी टेलीग्राम में यह भेजा जो विकीलीक्स ने पब्लिश किया। तो अगेन मेरी पुस्तक को आप ना मानिए, पर कम से कम जो विकीलीक्स का हर कोई आदमी गूगल खोल के देख सकता है, उसको तो मानिए। तो ऐसे आदमी का कैसे इतबार कर सकता है कोई, जबकि पाकिस्तानी जनरल चीफ ऑफ स्टाफ खुद उसका इतबार नहीं कर सकता, जबकि मुशर्रफ साहब उसको झूठा करार दे रहे हैं। मैं एक इसमें इन्होंने जो कहा 92 के बाद से, अभी देखिए, अभी हमको एडवांटेज है कि हम अगर रिट्रोस्पेक्टिव में जाएं तो आपने देखा होगा कि 2006 के बाद, 4 के बाद और पर्टिकुलरली 2006 के बाद लगातार कंट्री में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे। ये भी मालूम है कि ये कहां से ये ऑर्केस्ट्रेट हो रहा था। तो अभी हम अगर डॉट्स को ज्वाइन करें, और अभी एक किताब निकली है पाकिस्तान पैराडॉक्स, ये क्रिस्टोफर जेफरले की, तो उनका कहना है कि जब ये ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम शुरू हुआ अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर था कि आप फाटा में एक्ट कीजिए। और आपने देखा होगा कि
वो बार बार किसी बहाने हाफ हार्टेडली कुछ करते थे, कुछ नहीं करते थे। ये सिलसिला कोई 2007 तक चला है और उस समय अमेरिकन इतने फेडअप हो गए कि तब उन्होंने ड्रोन अटैक खुद ही शुरू कर दिए। 2007 के ये डिक चेनी के विजिट के बाद की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि अब आप या तो करो और वी विल टेक यू टू टास्क। तब उन्होंने कहा कि आप क्या गारंटी देते हैं, ये बात मैंने पहले भी कही लेकिन उस समय वो हल्ले में बात समझ में नहीं आई लोगों को, क्या गारंटी देते हैं कि हिंदुस्तान हमको ट्रुप्स इसके लिए फाटा में डिप्लॉय करने के लिए हमको इंडियन बॉर्डर से उठाने होंगे ट्रुप्स, और क्या गारंटी देते हैं कि हिंदुस्तान इसका एडवांटेज नहीं लेगा। अमेरिकन ने इनको गारंटी दिया कि ऐसा नहीं होगा, हम कूटनीति से इसका हम देखभाल कर लेंगे। लेकिन उसी समय पाकिस्तान ने ये 26 से 11 आप पर करवाया और 26 से 11 का उनका वो था कि आपको प्रोवोक करें, वो प्रोवोक करें तो आप अब कुछ एक्शन लेंगे, तो एक्शन करेंगे, बोले कि देखिए यहां पर तो खतरा बढ़ गया बॉर्डर में, अभी हम यहां से ट्रूप्स लिफ्ट कर नहीं सकते हैं। और अगर इंडिया प्रोवोक नहीं हुआ तो उसका हिंदू टेरर का इसका जामा पहना देंगे। तभी आपने देखा होगा कि वो सारे ये सब बांधे हुए थे। ये बदकिस्मती से इस प्लान में हमारे यहां भी कुछ लोग शामिल थे और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसके बाद से कुछ पॉलिटिशियंस का क्या रवैया रहा, कौन यहां से गया, कौन सी पुस्तक का विमोचन करने गया, 26 से 11 आरएसएस की साजिश, आप पता लगा लीजिए कौन उसका विमोचन करने गया था। एक यहां का पॉलिटिकल लीडर, आप सोचो एक मिडिल रंग ऑफिसर करे वो जस्ट मिडिल रंग ऑफिसर, वो उसके साथ वो स्टेट सीक्रेट्स कैसे शेयर कर रहा था, वो क्लासिफाइड चीजें जो कि वो केवल उनको अपने डीजी के साथ शेयर करना चाहिए। तो ये तमाम चीजें, तो 2006 और 12 के बीच में जितने ब्लास्ट हुए आपको, ये अयोध्या में हुआ या आपका वाराणसी में हुआ या पुणे में हुआ या ये दिल्ली में हुआ या सरोजनी में हुआ या बैंगलोर में हुआ या हैदराबाद में हुआ, इन सब का एक ही इरादा था, आपको प्रवोक करने का, ताकि आपको वो कह सके कि हमारे पास ट्रुप्स नहीं है, हम वो हिंदुस्तान के बॉर्डर में लगे। और पार्लियामेंट पर अटैक और आपके कश्मीर के असेंबली में भी अटैक जो हुआ था वो इसी इरादे से किया गया था। तो अभी ही हमारे देशवासियों को ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए कि वहां पर जो ये वॉर अगेंस्ट टेररिज्म जो चला उसका हम पर क्या असर पड़ा है। तो जो पाकिस्तान में वो जो आपको उनके पैनलिस्ट कह रहे थे कि हमारा अंदरूनी मामला है, इनका अंदरूनी मामला नहीं है। पाकिस्तान में अगर कोई भी ऐसी, जब इतनी बड़ी जियोपॉलिटिकल फ्लक्स होती है तो उसका बहुत ही बड़ा ब्लोबैक हम पर भी आता है। बिल्कुल। राजीव डोगरा जी, मैं आपसे जानूंगा कि क्या जानकारी थी करगिल के बारे में नवाज शरीफ को, क्योंकि नवाज शरीफ ने हमेशा ये स्टैंड लिया है कि कम से कम करगिल के बारे में परवेज मुशर्रफ ने उनसे छुपा के रखा था, बोली गई, जिससे हमारा शो कंटिन्यू करने का मन नहीं किया। आरोप लग रहे थे एमक्यूएम को लेकर कि एमक्यूएम की फंडिंग भारत करता है, रॉ करता है। राजीव डोगरा साहब से बेहतर एक्सपर्ट कौन हो सकता है, हमने उनसे बात कर ली है उनकी बुक और नवाज शरीफ जी के बारे में कि उनको 93 और करगिल के बारे में सब पता था। डोगरा जी, ये जो आरोप लगा रहा है पाकिस्तान की रॉ बराबर फंडिंग करता है एमक्यूएम की, मीर साहब करके एक है, तारिक मीर, उनका ये पूरा स्टेटमेंट है पुलिस के सामने लंदन के अंदर। क्या हकीकत है इसकी, क्यों पाकिस्तान इसको बड़ा मुद्दा बना रहा है? भारत तो कह चुका है कि ऐसी कोई बात ही नहीं। देखिए, पाकिस्तान की पुलिस के बारे में बड़ा मशहूर है कि वो गधे को भी घोड़ा बना देते हैं मार मार के। तो लगता है ब्रिटानिया की सरकार भी शायद पाकिस्तानी पुलिस की नकल कर रही है। पर हकीकत ये है कि जो बीबीसी जिसने भी ये आर्टिकल लिखा और डॉक्यूमेंट्री बनाई, वो कम से कम अपने गरिबान में तो झांक लेता। एमक्यूएम की पूरी लीडरशिप लंदन में बेस्ड है, असाइलम ब्रिटेन ने दिया हुआ है। अगर कोई पैसा दे रहा है एमक्यूएम की लीडरशिप को तो वो ब्रिटेन दे रहा है, अनलेस ये उल्टी चीज है कि एमक्यूएम वहां रहने के लिए ब्रिटेन को पैसा दे रहा है। तो इस चीज के ऊपर अगर बीबीसी रोशनी डाले तो मेरा ख्याल बेहतर होगा। जहां तक पाकिस्तान और मुहाजिर्स का सवाल है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है उसका सवाल है,
जैसा आपने कहा चौथी सर लार्जेस्ट। एक मिनट, मुझे पाकिस्तान से कॉल आ रहा है। दिन न्यूज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहा है, अब उनका क्या कहना है, आइए सीधे चलते हैं हमारे एंकर मोहम्मद अजीम के पास। मोहम्मद अजीम साहब, फिर स्वागत है आपका। आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, एक बार दुरुस्त कर ले मोहम्मद अजीम साहब। थी आपकी तरफ से भी थी, बाहर कैफ आपने भी एहसास किया, एक बार फिर से हमें बोल भी दे, एक बार हमें फिर भी से कुछ बोल दे। महसूस हुआ कि आप हमारे साथ रहेंगे, पाकिस्तान के अवाम और भारत के अवाम समझेंगे। जी दीपक, आपका ऑडियो दीपक नहीं आ चौरसिया, रहा मेरी था। आवाज आप तक पहुंच नहीं पा रही अब है। आ रही है, अब आ रही है। जी दीपक चौरसिया, जी दीपक चौरसिया, अगर मेरी आवाज चलिए अब अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो आप एक बार फिर से आए, हमें खुशी हुई। आप चले गए तो हमें ज्यादा खुशी नहीं हुई थी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम यहां बैठकर पाकिस्तान और भारत के 1 अरब 50 करोड़ के अवाम के मसाइल को हल करना चाहते हैं। हमने इन मसाइल को मजीद बढ़ाना नहीं है। हमने ये देखना है कि अगर दोनों तरफ की हुकूमतों की वजह से, दोनों तरफ की इस्टेब्लिशमेंट की वजह से अगर कुछ मसाइल पैदा हो रहे हैं और वो ऐसे मसाइल हैं जो दोनों ममालिक के 1.5 अरब के करीब इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो हमने उसको मिनिमाइज करना है। और मेरे ख्याल में आपकी तरफ का रवैया भी यही होना चाहिए और हमारी तरफ जो लोग गुफ्तगू करते हैं उनको भी यही रवैया अपनाना चाहिए। एडमिरल साहब, ये दीपक चौरसिया एक बार फिर से आए हैं, पहले ये चले गए थे, नाराज होकर चले गए थे, लेकिन फिर आ गए हैं। मैं इनको ये वेलकम करता हूं, और अगर मेरी वजह से इनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो हमारा मकसद दोनों देशों के लोगों का जो है वो आपस में अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, उसकी बढ़ोतरी करनी है। हम यहाँ पे बच्चों की तरह कोई 8 साल 10 साल के बच्चों की क्रिकेट पिच पे नहीं खेल रहे हैं। मैं समझता हूं कि मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को जिम्मेवार मुल्क समझते हुए मैं दोनों से तवक्को नहीं करता हूं कि वो एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेंगे, और ये इंटरनेशनल नॉर्म्स के खिलाफ है। लेकिन हमें अगर एक खबर आती है तो आपने उनसे अगर पूछा है तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी कि वो उसका जवाब आपको दे दें। चलिए दीपक चौरसिया, हम कुछ आगे बढ़ते हैं, अगर आप इजाजत दें तो एक आखिरी सवाल हमारी तरफ से, फिर आप जितने चाहे सवाल कर लीजिएगा। अगर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आपके नजदीक फेक है, जिस तरह आपके पैनलिस्ट यहां पर कह रहे थे कि बरतानवी पुलिस ने वही रवैया अपना लिया है जो पाकिस्तानी या भारत की पुलिस का हुआ करता है, तो क्या आप समझते हैं कि बरतानवी नशरियाती इदारे ने जो कुछ कहा अगर वो गलत है, आप उसको सू करेंगे, आपकी सरकार उसको आलमी अदालत इंसाफ में लेकर जाएगी? डोगरा साहब, सबसे पहले तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप वापस आ गए और एडमिरल साहब ने भी अपनी गंभीरता दिखाई, तो उसकी भी मैं तारीफ करता हूं कि एक नए कड़ी हम दोनों के बीच में जुड़ गई है। और यही मेरी किताब वेयर बॉर्डर्स लीड का पूरा सारांश है, पूरा निचोड़ है कि एक नई डायरेक्शन देनी चाहिए। और मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि उसके लास्ट 2 पैरा पढ़िएगा, जो एक पाकिस्तानी 5 साल की बच्ची के वीडियो देख के मैंने पूरे उसमें ट्रांसक्राइब किए हैं, तो फिर आज की बहस का एक नया मोड़ शुरू हो जाएगा। तो मैं गुजारिश करता हूं आपको और आपके जरिए आपकी ऑडियंस को कि वेयर बॉर्डर्स बीट जरूर पढ़िए, शायद उससे आपका मन चेंज हो, क्योंकि मेरे मन में आपके अवाम के बारे में बहुत बहुत रिगार्ड है। आपके हुक्मरान के बारे में रिजर्वेशंस हैं जो किताब में मैंने फ्रैंकली लिखी हैं। जहां तक एमक्यूएम और आपके सवाल का ताल्लुक है, मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा और फिर अपनी किताब का जरिया देता हूं कि शुरू से लेकर आखिर तक ब्रिटेन का जो रोल रहा है वो नेगेटिव रहा है, ऑलमोस्ट विलनिश रहा है, और इसीलिए इमीडिएटली भारत सरकार ने उसको जो लेटेस्ट उन्होंने षड्यंत्र रचा है उसको रिजेक्ट कर दिया है। आप ये बताएं कि एमक्यूएम की पूरी लीडरशिप, आपसे ज्यादा तो कोई नहीं जान सकता, पूरी लीडरशिप लंदन में उनको पनाह मिली हुई है, इतने सालों से 1992 से पनाह मिली हुई है। तो जो पनाह देने वाला है वो उनके साथ कुछ ना कुछ तो मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ? तो बीबीसी ने उस चीज के ऊपर क्यों नहीं इशारा किया? बीबीसी ने उसको क्यों नहीं एक्सप्लोर किया कि ब्रिटेन एमक्यूएम की लीडरशिप को कितना पैसा दे रहा है? हमने क्लोजिंग की तरफ जाना है। मैं चाहूंगा जो हमारा सवाल है राजीव साहब, आप उसको रिस्पॉन्ड कर दें। नहीं, उसी सवाल को को रिस्पॉन्ड कर दें।
एक बड़े नशरियाती इदारे ने एक बड़ी जमहूरियत पर एक बड़ा इल्जाम आयद किया है। इस वो गलत इल्जाम को इल्जाम है। या फिर आप इसको मुकम्मल नजरअंदाज कर देंगे? नहीं मोहम्मद अजीम इसको साहब, मुकम्मल नजरअंदाज कर देंगे? एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं मैं, बहस को आगे ले जा सकते हैं हम 9:30 तक ये प्रोग्राम कर सकते हैं, आधा घंटा और अगर आप चाहें तो। जी हम जरूर करेंगे। आप सारी रात बैठें, सारा दिन बैठें, बात करें। आप छोड़ के चले जाएंगे तो हमें फिर भी यहां पर बैठ के गुफ्तगू होगी। आप आ जाएंगे, हम यहां पर डायलॉग करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए, यहां आर्ग्यूमेंट करने के लिए पूरी रात बैठने को तैयार हैं। आप बात मुकम्मल कीजिए। वी हैव गॉट इनफ टाइम फॉर यू। तो गिरजेश जी ब्रेक लेना है क्या, या चलने दे? कैन आई कम इन? हाँ चलिए मोहम्मद अजीम साहब, हम बिल्कुल डिस्कस करने को राजी हैं, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि हम आर्ग्यूमेंट करें लेकिन एक दूसरे के दिल को चोट ना पहुंचाएं। मेरी बस यही गुजारिश है। आज हम एक स्पेशल एडिशन कर रहे हैं सरहद आर पार का, इसलिए 8 से 9 नहीं, 8 से 9:30 तक हमारा ये शो होगा और ये डिस्कशन अभी भी जारी रहेगा। बातचीत का मुद्दा है कि क्या शरीफ कभी शरीफ नहीं थे? क्या बेनजीर भुट्टो ने एक ऐसा ऑपरेशन रोका था जो 1994 में डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन रहते हुए परवेज मुशर्रफ करगिल में करना चाहते थे? क्यों रोका था? लेकिन पाकिस्तान की तरफ से, मोहम्मद अजीम साहब की तरफ से एक सवाल आया था। वो सवाल था बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री के संबंध में जिसमें यह दिखाया गया है कि एमक्यूएम को रॉ सपोर्ट करती है। मोहम्मद अजीम साहब, आपने मुझसे पूछा कि क्या बीबीसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी भारत सरकार? भारत ने अपना डिनायल दे दिया है। भारत का डिनायल बड़ा स्पष्ट है, इससे आगे इंडिया कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली जहां पर एमक्यूएम के 24 मेंबर हैं, इसके साथ सिंध की जो आपकी लोकल प्रोविंशियल असेंबली है, वहां पर भी मेन अपोजिशन पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी है। वो मैं आगे आऊंगा कि उसने किस किस के साथ अलायंस किए थे। आपकी तमाम रूलिंग पार्टी के साथ उसके अलायंस हुए थे। एक पॉलिटिकल पार्टी जो इस तरह के स्कैंडल में फंसी हुई है, पहले आपका इलेक्शन कमीशन उसे बैन क्यों नहीं करता? अपने घर में तो कार्रवाई करो आप। चलिए दीपक चौरसिया, ये अहम सवाल है। आपने हमारे सवाल के जवाब में जो बात कही कि हमने डिनायल दे दिया है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये डिनायल सिर्फ काफी होगा। और जो आपने सवाल किया, ये सवाल मैं एडमिरल जावेद इकबाल साहब के सामने रखता हूं। देखिए, एमक्यूएम एक हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, एक लीगल पॉलिटिकल पार्टी है, लॉफुल पॉलिटिकल पार्टी है, और बाकी पॉलिटिकल पार्टी की तरह उनको तमाम हकूक हासिल हैं। अगर उन पे कोई भी इल्जाम साबित होता है तो उस दिन फिर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के उन्होंने वजाहत तलब कर ली है और दरख्वास्त की है यूनाइटेड किंगडम से और इंग्लैंड से कि वो इसके जवाब की वजाहत दें, डिटेल दें। उसके बाद अगर ये मुलव्वस पाए जाते हैं और इन पे ये कुछ साबित हो जाता है, फिर वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगी और अपनी मौजूदगी का हक हमारी नेशनल असेंबली में और प्रोविंशियल असेंबली में खो देगी। दीपक चौरसिया, हमारी तरफ से जवाब आ गया। अब हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि जिस तरह आपने मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ मोहम्मद अजीम साहब। यूनाइटेड किंगडम से ये दरखास्त करेंगे कि हमारी कौन सी हुकूमत अगर करती रही है एमक्यूएम को सपोर्ट? देखिए जी दीपक चौरसिया, आपका सवाल आ गया, उसका जवाब भी आ गया। मीर साहब ने, आप तहम्मुल से हमारा सवाल सुन लें। अच्छा, आपके सवाल का जवाब दूंगा मैं, आपके सवाल का जवाब दूंगा। बरतानिया से इसी अंदाज से दरखास्त करेंगे, आपकी मौजूदा हुकूमत इसी अंदाज से मेरा सवाल तो ले लें आप। आपकी सरकार क्या बरतानिया से दरखास्त करेगी कि वो हमें बताए कि हमारी कौन सी हुकूमत 8 लाख पाउंड सालाना एमक्यूएम को फराहम करती रही है? वो कांग्रेस की हुकूमत थी, वो बीजेपी की हुकूमत थी, या कोई और हुकूमत रही है? क्या आप बरतानिया से पूछना चाहेंगे? सिंह साहब, देखिए, मैं तो सरकार के बिहाफ पे नहीं बोल सकता हूं, लेकिन अगर मैं सरकार में होता तो इस पे मैं कोई रिएक्शन नहीं देता। पहली बात कि मैं ब्रिटेन को एक बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल कंट्री मानता हूं और मैं बहुत समझदारी से ये बात कर रहा हूं। आप दुनिया में जितने आउटलैंडिश आउटफिट्स हैं, जितने क्रिमिनल आउटफिट्स हैं, जितने इंसर्जेंट आउटफिट्स हैं, आप देखोगे सभी का वहां पर हेडक्वार्टर है या रहा है वहां पे। अभी मैं आपको एक पाकिस्तान की बात बता रहा हूं और इस बात को चेक कर लेना आप। आपके यहां जो कुछ रेफ्यूजी कैंप्स हैं जो कि यूएनएचआरसी जो चला रहा है,
आप देखो जो मदरसे चल रहे हैं यूएनएच वहां पे, उसका करिकुलम कौन बनाया है? उस यूएनएचसीआर द्वारा रन किए गए रिफ्यूजी कैंप्स में करिकुलम ब्रिटिश ने बनाया है, और वो करिकुलम में वही जिहाद, वही एंटी इंडिया, एंटी हिंदू चलाया जा रहा है। तो मुझे ये ब्रिटेन पे कोई भरोसा नहीं है। एक वो पुरानी वो चली आ रही है। और मैं ये भी बता दूं, बहुत ऐसे स्कॉलर्स का मानना है कि पाकिस्तान एक ब्रिटेन का ही प्रोजेक्ट था। जिस तरह से हो सकता है ISIS अमेरिका का प्रोजेक्ट हो, उसी तरीके से पाकिस्तान एक ब्रिटेन का प्रोजेक्ट था। तो हम ऐसे ताकतों से, अगर मेरी राय ले लो, बाकी लोगों, जो लोग ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और आपके हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ऐसे बहुत लोग हैं जो कि अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज भेजते हैं, और वो एक बहुत बड़ा टिकट होता है, बिग टिकट टू फेम एंड बिग टिकट टू स्कॉलरशिप। तो वो उससे जो लोग इनामर्ड है उनकी बात अलग है, लेकिन मैं ब्रिटेन को एक कभी भी मैंने रिस्पॉन्सिबल कंट्री नहीं माना है। आप मानते हैं और बीबीसी को मानते हैं तो वो आप जाने। मैं तो अपने, अगर मेरी अगर चलती तो मैं सरकार को यही दरखास्त करूंगा कि इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाए। की जानिब इशारा किया है, बहुत आपने एक बहुत अहम नुक्ते की जानिब इशारा किया है दीपक चौरसिया। अगर हम इसी नुक्ते से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं तो गालिबन ये पाकिस्तान और भारत दोनों के अवाम के लिए बेहतर होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत पर और पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात पर इल्जाम लगाकर बरतानिया दोनों ममालिक में एक बार फिर से रिफ्ट पैदा करना चाहता है, और यह भी मुमकिन है कि ये अमेरिका और बरतानिया का एक मुश्तरका कोई प्रोजेक्ट हो जिसके जरिए वो दोनों ममालिक में रिफ्ट पैदा करें, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करें, और इस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में असलहा उनका बिके और सर्विसेज हम दोनों ममालिक उनको फराहम करें। बहुत बढ़िया बात है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि ये अमेरिका और बरतानिया का कोई कलेक्टिव प्रोजेक्ट हो सकता है? बिल्कुल मोहम्मद अजीम साहब, कोई दो राय नहीं, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं लगती। और पाकिस्तान अगर इस बात को समझ जाए, पाकिस्तान अगर इसको समझ जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आपने मीडिया रिपोर्ट का इतना बड़ा हल्ला मचाया है, अगर ऐसा नहीं होता, आप कोई रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि सवालों के घेरे में खड़ा किया गया है वहां की एक पॉलिटिकल पार्टी को, तो ये सोसाइटी के अंदर डिवीजन बना रहा है, ये उस प्रोविंस के अंदर डिवीजन बना रहा है जो आपकी ऑलरेडी कई तरह के डाउट्स में है। और मोहम्मद अजीम साहब एक बात और जोड़ना चाहूंगा, और साहब एक और चीज, अमेरिका, मैं एक लाइन यहाँ पे ऐड कर दूं, इस्राइल जैसी बड़ी कुव्वतें मिलकर एक लाइन और मैं ऐड कर दूं, पाकिस्तान और भारत में क्रिएट कर रही है। साहब मैं एक लाइन और यहाँ पे ऐड करना चाहता हूं कि अगर बीबीसी की बात हो और आपका अंग्रेजी जो प्रेस है, मीडिया है, उसकी बात है, मैं आपके सारे अखबार डेली पढ़ता हूं, और बीबीसी के मुकाबले मैं आपके अखबारों पे ज्यादा रिलाई करता हूं, एटलीस्ट इंग्लिश मीडिया पे। और मैं ऐसे नहीं कर बोल रहा हूं, मैंने भी पाकिस्तान पे किताब लिखी और बहुत सोच समझ के मैं ये बात कर रहा हूं। तो ये बीबीसी ने क्या बोला, इस गुलामी की मानसिकता से हम जितनी जल्दी निकल जाएं कि अभी हमारे हिंदुस्तान में कुछ हो रहा है, एक आपको मालूम होगा एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वो चल रहा है अभी, एक अपहीवल सा चल रहा है, क्योंकि किसी एक क्रुक, एक इंटरनेशनल क्रुक है, उसके अखबार ने कुछ निकाला है ब्रिटेन पे, और ये पूरे हमारे साउथ एशिया में लोग मतलब वो नाचते फिरते हैं उसके बाद। तो ये मैं इनका कायल नहीं हूं, आप लोग से भी यही है कि आप भी कायल ना हो इनके। आपने पहले भी ये बात कही, अभी आपने ये बात कही है, तो दीपक चौरसिया फिर यहां पर सवाल ये भी पैदा होता है, तो दीपक चौरसिया यहां पर फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि ये जो इंटरनेशनल क्रुक्स हैं जिनका तस्करा आपके पैनलिस्ट ने किया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुंबई हमले भी यही करवाते हों, और 93 के मुतालिक जो आपका तस्करा हुआ राजीव साहब ने अपनी किताब में किया, ये भी उन्होंने किया हो ताकि दोनों ममालिक के दरमियान रिफ्ट पैदा हो? व्हाट डू यू से अबाउट इट? देखिए मोहम्मद अजीम साहब, हम फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ जाएंगे, क्योंकि अभी तक आपने एमक्यूएम पर कोई जांच नहीं बैठाई है, अभी तक आपने एमक्यूएम पर कोई जांच नहीं बैठाई है। आप चाहते तो एमक्यूएम की इंटरनल जांच कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आपने एमक्यूएम पर जांच क्यों नहीं बिठाई है? नहीं, दूसरा सवाल यह है, किया है उसका जवाब तो दे दें। नहीं, मैं दे रहा हूं, आपको जवाब दे रहा हूं। मीठा सा, सादा सा, मासूमाना सा मेरा सवाल है, आपने जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की बात हुई तो आप इंटरनेशनल क्रूज की थ्योरी को मान गए, मुंबई हमलों की बात हुई, 93 के अटैक्स की बात हुई, तो आप बात बदलना चाहते हैं? आप अपने पहले से जान लें, क्या ये भी उनका प्रोजेक्ट तो नहीं था? एक मिनट, मेरी बात सुनेंगे मोहम्मद अजीम साहब,
मैं भी बीच में खूब बोल सकता हूं। मैं आपको बता रहा हूं, आप एमक्यूएम पर जांच करने से डर रहे हैं। जी जी, आप एमक्यूएम पर जांच करने से डर रहे हैं क्योंकि आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी एक्सपोज हो जाएगी। आप ब्रिटेन से मांग रहे हैं सहयोग। दीपक चौरसिया, ये बात तो हो चुकी, ये बात तो हो चुकी। ये देखिए, अब हम इन्वेस्टिगेशन के बाद आप भी डॉजियर दीजिए ना। गुफ्तगू में हम 2 कदम आगे बढ़ चुके हैं। अब इस 2 कदम आगे में हम पाकिस्तान और भारत से निकलकर इंटरनेशनल क्रूक्स की बात कर रहे हैं, हम इसराइल की बात कर रहे हैं, बर्तानिया की बात हो रही है, अमेरिका की बात हो रही है, जिन्होंने पाकिस्तान और भारत को लड़वाकर अपना असलहा बेचना है। तो क्या ऐसा नहीं है कि मुंबई हमले, 93 के अटैक्स, भारत की पार्लियामान पर हमला, ये भी उन्होंने करवाया हो ताकि दोनों ममालिक आपस में लड़े, हमारा असलहा बिके? इस पर आप क्यों नहीं आते? बिल्कुल, मैं आपको जवाब दे रहा हूं इसका कि भारत की तमाम एजेंसियों ने मुंबई हमलों की तफसील से पड़ताल करके, अजमल अमीर कसाब का इंटरोगेशन करके, आपकी सरकार ने खुद ने माना था, तब के इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक ने, और उन्होंने साफ साफ माना था कि पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स ने ये किया है, जिसकी आपके कोर्ट के अंदर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जकीउर रहमान लखवी को जेल के अंदर रखा गया और ये उसके डोजियर हैं, ये 2 डोजियर हैं। आज तक आपने रॉ के इन्वॉल्वमेंट का कोई डोजियर कभी इंडियन अथॉरिटीज को नहीं दिया है। ये 2 डोजियर बताते हैं कि किस तरह से आईएसआई और किस तरह से ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जो इंडिया के अंदर 1993 के ब्लास्ट कराते हैं और साथ ही साथ हमले कराते हैं। दाऊद इब्राहिम जैसे लोग जिनके खिलाफ, जिनको यूएन ने टेररिस्ट घोषित कर रखा है। अगर आपने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर चलना है तो फिर आप इसको इस अंदाज से क्यों नहीं लेते कि जिस तरह आपने ही तस्करा किया कि आईएसआईएस अमेरिका का प्रोजेक्ट है, वो इसके जरिए इराक में, शाम में, अफगानिस्तान में, दीगर ममालिक में अंदर क्रिएट कर रही है। तो ये भी मुमकिन है कि कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान के उन इलाकों में मौजूद रहे हों जिनको इस्तेमाल करते हुए अमेरिका, इसराइल, बर्तानिया ने मुंबई हमला करवाया हो। यह भी तो मुमकिन है। इजराइल अपने ही लोगों को मारेगा। आपकी बात से मैं 2 मिनट सहमत भी हो जाऊं, मगर अगर आप देखें जो भी टेररिस्ट यहां से भागे हैं, इंडियन एयरलाइंस का हाईजैक प्लेन हुआ, हमने कुछ टेररिस्ट छोड़े, वो आज आपके देश में है। तो जो भी, जिसको भी सेफ हेवन मिलता है आज, वो पाकिस्तान में मिलता है। तो अगर नॉन स्टेट एक्टर्स का काम है तो पाकिस्तान उन आतंकवादियों को अपने पास शरण देके क्यों बैठा हुआ? ओसामा बिन लादेन आपके देश से मिला, बर्तानिया से नहीं मिला, अमेरिका से नहीं मिला, आपके देश से मिला, आपके हेडक्वार्टर्स, आर्मी हेडक्वार्टर्स के पास से मिला। तो आपके देश में सारे आतंकवादी पाए जाते हैं और उसमें आप कहते हैं नॉन स्टेट सेक्टर्स का हाथ नहीं, कहां से मिला और कहां गर्क कर दिया गया। और जिन नॉन स्टेट एक्टर्स की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान उनके खिलाफ कामयाबी के साथ ऑपरेशन ज़र्बे अज़्ब कर रहा है। इस ऑपरेशन ज़र्बे अज़्ब में हम न सिर्फ उनका कलाकमा कर रहे हैं, बल्कि उनके पीछे जो जो फंड कर रहा था वो भी इस वक्त परेशान है, हैरान है कि पाकिस्तान ने तो इनको खत्म कर दिया है। अब इनके जरिए हम पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कैसे करेंगे? ओबामा को भी ढूंढ लेते ना, मोहम्मद अजीम साहब, ओबामा को भी ढूंढ लेते हैं। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जब सॉरी माफ कीजिएगा, ओबामा नहीं, ओसामा को भी ढूंढ लेते हैं। इस हवाले से गुफ्तगू होगी। दिस इज अ वेरी शॉर्ट एंड क्विक ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आकर गुफ्तगू को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। ओसामा को भी ढूंढ लेते हैं। आप ब्रेक के लिए रुकते हैं। शरद आर पार में आपका एक बार फिर स्वागत है। राजीव डोगरा जी, जो आपकी पुस्तक में दूसरा खुलासा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे दोस्त मोहम्मद अजीम से कि इसके बारे में भी वो सुने। दूसरा खुलासा है वो बेनजीर के बारे में है कि 1994 में बेनजीर ने जो है वो एक करगिल, पहला कारगिल जो करने की कोशिश कर रहे थे परवेज मुशर्रफ, उसकी इजाजत नहीं दी थी। अजीम भाई, इसको थोड़ा सुनिए। पहले तो मैं बिल्कुल सहमत हूं जो अजीम साहब ने कहा और जो हमारे सिंह साहब ने सबसे पहले सजेशन दिया कि हम कोऑपरेट करके आगे बढ़ सकते हैं। बीबीसी जैसी डूबियस ऑर्गेनाइजेशंस जिनके एजेंडा है उन पे हम ना जाएं। और मैं आपसे ये भी सहमत हूं कि 26/11 में अमेरिका के हेडली की जो इन्वॉल्वमेंट थी उसको और बारीकी से देखना चाहिए। तो ऐसे डायलॉग में हम दोनों मिलके, पाकिस्तान इंडिया मिलके बहुत आगे जा सकते हैं। और जैसे आपने जिक्र किया अभी, बेनजीर साहिबा, उनकी समझदारी और उनकी दूरदर्शी देखिए, दूरदर्शी का मतलब फार साइटेडनेस देखिए कि जब जनरल मुशर्रफ डीजीएमओ थे, उन्होंने प्रपोजल लेके गए प्राइम मिनिस्टर बेनजीर के पास और कहा कि हम कारगिल करना चाहते हैं। तो उनका क्वेश्चंस मैं आपको दोहराता हूं। उन्होंने कहा कि करके फिर उसके बाद क्या होगा? तो मुशर्रफ साहब ने कहा हम
असेंबली में श्रीनगर में पाकिस्तानी झंडा फहराएंगे। तो बेनजीर साहिबा ने कहा उसके बाद क्या होगा? तो उन्होंने कहा उसके बाद आप दुनिया को बताएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद क्या होगा? उन्होंने कहा कि भाई आप यूएन में जाके कहेंगे। तो बेनजीर साहिबा ने कहा कि यूएन में जाके मैं कहूंगी तो यूएन मेरे को कहेगा कि वहां से भी आप निकलिए और जो पीओके है, जो गिलगिट बलूचिस्तान वगैरह, वहां से भी आप, बाल्टिस्तान वगैरह, वहां से भी आप निकलिए, क्योंकि यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक पहले प्लेबिसिट होना चाहिए। तो ये मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं, ये मेरे वर्ड्स नहीं हैं, ये शुजा नवाज साहब, जो आसिफ नवाज साहब, जनरल आसिफ नवाज साहब, उनके भाई थे शुजा नवाज साहब, उनकी किताब क्रॉस स्वॉर्ड्स में से मैंने लिया है और वो कोट किया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप कह रहे हैं, इसी तरह पाकिस्तान लीडर्स जो इस इंस्टेंस में हैं, उन्होंने भी बहुत विजडम दिखाया है। और इस तरह अगर हम एक दूसरे के बारे में सोचें तो शायद कहीं से कहां हमारे दोनों मुल्क जा सकते हैं। बिल्कुल राजीव डोगरा जी। मोहम्मद अजीम साहब, इसका जवाब मैं आपसे जरूर लेता, लेकिन अफसोस मेरे पास कमर्शियल्स बहुत हैं और वक्त बहुत कम। हम अगले हफ्ते इस पर फिर से चर्चा करेंगे और बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है आप चाहेंगे तो उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल सरहद आर पार में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।